आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज 14 अगस्त है, दिन सोमवार। मैं हूं खुशबू कुमार और आप सुन रहे हैं आज का दिन पॉडकास्ट। हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद कल पलवल में सर्व हिंदू समाज की महापंचायत हुई। कुछ लोगों ने पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए भड़कीले भाषण दिए। पंचायत में एक वक्ता ने कहा, अगर आप उंगली उठाएंगे तो हम आपके हाथ काट देंगे। तो महापंचायत में क्या मांगे रखी गई हैं, आज इसी की बात सबसे पहले। इसके बाद बात होगी 15 अगस्त की तैयारियों की। मोदी 2.0 का ये आखिरी स्वतंत्रता दिवस समारोह होगा, तो प्रधानमंत्री का भाषण किन मुद्दों पर फोकस्ड होगा बताएंगे आपको। और कल टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज हार गई, तो कहां चूक हुई, कहां कमजोर पड़े और क्या सीखने को मिला, समझेंगे। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनिए शुभम तिवारी से। भारत चीन के बीच आज कोर कमांडर लेवल की 19वें दौर की बातचीत में भारत का जोर देपसांग और डेमचोक इलाके से सेना हटाने पर। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले की सुरक्षा में तैनात 10,000 पुलिसकर्मी, चेहरे की पहचान करने वाले कैमरे लगाए गए। हरियाणा के नूंह में आज कर्फ्यू में ढील, सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक के लिए हटे प्रतिबंध। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में किया तलब, आज होगी उनकी पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी हिंडनबर्ग मामले में 14 अगस्त तक जांच जारी रखने की दी थी अनुमति, आज पूरी हो रही है डेडलाइन। और भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में जीत, 9 विकेट से मैच जीतने के बाद सीरीज भी 3-2 से किया अपने नाम। प्रशासन की कुछ शर्तों के साथ कल हरियाणा के पलवल में हिंदू महापंचायत का आयोजन हुआ। ये शर्तें कुछ ऐसी थी: 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, हेट स्पीच नहीं दी जाएगी, हथियार, डंडा और ज्वलनशील पदार्थ नहीं लिए जा सकते। लेकिन कल लगभग 5,000 लोग इकट्ठा हुए और सुनिए वहां क्या कहा गया। तो मेवात के हिंदू आसपास के गांव लगते हैं, प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंसी, और रिवॉल्वर नहीं, राइफल लेनी चाहिए सबको, क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक मार नहीं करती। हम मेवात में आते कम से कम 100 असले होते हैं, हमने कह रखा डू और डाई करेंगे। ये महापंचायत पहले नूंह में आयोजित होना था, लेकिन कर्फ्यू और ख़राब माहौल की वजह से परमिशन नहीं मिली। पलवल में सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के अलावा अर्धसैनिक बल तैनात थे। नूंह पुलिस को भी अलर्ट रखा गया था। हेट स्पीच देने वालों पर नजर रखने के लिए खुफिया तंत्र भी तैनात किए गए थे और सभी स्पीच की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही थी। इस महापंचायत में बजरंग दल के प्रदेश संयोजक भारत भूषण, सोहना के विधायक संजय सिंह, पलवल से पूर्व विधायक सुभाष चौधरी के अलावा विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी मौजूद थे। तो क्या मांगे रखी गई महापंचायत की ओर से, इसे जानने के लिए हमने बात की ग्राउंड पर मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर अरविंद ओझा से। देखिए, हरियाणा के कई गांव पंचायत है, उन्होंने फैसले लिया था, जिसके बाद एक सर्व जातीय हिंदू महापंचायत ये बुलाई गई थी। महापंचायत में फैसला लिया गया। पहला फैसला तो ये है कि जो 28 अगस्त है आने वाली, उसमें जो ब्रिज मंडल यात्रा है वो फिर से शुरू होगी। वही ब्रिज मंडल यात्रा जो शुरू हुई थी 31 जुलाई को, जिसके बाद वहां पर काफी हिंसा हो गई थी, तो वो दोबारा से शुरू होगी। इनका कहना है कि सुनियोजित हमला था, इस मामले की जांच NIA से कराई जाए। जो उसमें मारे गए उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए, परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी, जो घायल हुए उनको 50 लाख दिया जाए। उसके अलावा नूंह में पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो एक सेंटर है वो वहां पर बनाया जाए। इस तरह की तमाम अलग अलग मांगे इस महापंचायत में ली गई। लेकिन जो बड़ी खबर निकल करके आई है वो ये निकल करके आई है कि 28 अगस्त को फिर से ब्रजमंडल यात्रा, शोभा जो यात्रा है उसको शुरू करने का ऐलान किया गया। अरविंद, प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की बात कही जा रही थी, बावजूद इसके वहां भड़काऊ भाषण दिए गए, तो हर घर में बंदूक रखने की बात कही गई, तो जैसे कोई जंग की तैयारी हो। मैं जहाँ तक मैंने देखा, इसमें एक आचार्य थे, उन्होंने ये कहा कि चूंकि ऐसी स्थिति आ गई है कि सभी को हथियार रखना चाहिए, FIR से नहीं डरें, इस तरह की भड़काऊ बातें थी। और इन तमाम चीजों की जो वीडियोग्राफी है वो पुलिस वहां मौजूद थी, वीडियोग्राफी पुलिस ने भी कराई है। तो फर्दर अब ये देखना होगा कि इसमें क्या एक्शन लेती है पुलिस।
लेकिन इस तरह की बातें थी और मांग भी है। अगर महापंचायत की जो फैसला हुआ है उसमें एक मांग भी रखी गई है कि नूह और पलवल और आसपास के इलाकों के जो लोग हों वो उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाए। अगर वो आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो सरकार उनको रियायत दे। तो ये भी एक मांग जो है वो इस महापंचायत की तरफ से उठी है। जैसा कि आपने कहा हेट स्पीच की बात, तो हेट स्पीच तो ऐसा सच कुछ देखने को मिला। हाँ, ये जरूर था कि कुछ भड़काऊ बातें थी और बिल्कुल पुलिस उस पर संज्ञान लेगी। वीडियो किया था जी। और इस हिंदू महापंचायत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी बातें कही गई, बावजूद इसके कि उन्होंने एक तरफा बुलडोजर चलवाए। नहीं, बिल्कुल नाराजगी दिख रही है और शायद यही वजह है कि मांग की गई है कि जो दंगे की जांच है वो एनआईए से कराई जाए। जो आरोपी हैं, जो बंद है नूह के जेलों में, उनको दूसरे जेल में किया जाए और जितने भी एफआईआर दर्ज हुई है, जो भी सुनवाई है वो सुनवाई दूसरे जिले में, नूह में नहीं, दूसरे जिले में जाए। लेकिन बिल्कुल ये बात सही है कि जहाँ जहाँ भी ग्राउंड रिपोर्ट हुए, जिस तरह से चाहे एसपी वो शोभा यात्रा के पहले छुट्टी पर चले गए थे तो उसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी थी। तो बिल्कुल खट्टर सरकार को लेकर तो महापंचायत में नाराजगी दिखी और न सिर्फ खट्टर सरकार में नाराजगी दिखी बल्कि जो तमाम जब हिंसा हुई थी तो नूह जो लोग थे, जिस तरह का पुलिस का रिएक्शन था खासतौर से शोभा यात्रा को, उसको लेकर भी शासन प्रशासन से नाराजगी थी, वो दिखाई दी थी और आज महापंचायत में भी वो साफ साफ देखने को मिली। 31 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा फैल गई थी। इसमें 6 लोगों की जान गई थी, 80 लोग घायल हुए थे और 150 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा हमसे बातचीत करने के लिए। कल यानी मंगलवार को 15 अगस्त है, देश की आज़ादी की 77वीं सालगिरह। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की लाल किला की प्राचीर से 10वीं बार झंडा फहराएंगे। इसके साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का भी समापन होगा। प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इसका शुभारंभ किया था। पिछले साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री ने लोगों से सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी बदलकर तिरंगा लगाने की अपील की। ये भी आग्रह किया कि तिरंगे के साथ ही फोटो हर घर की तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। इसके अलावा दिल्ली में 12 जगहों पर सरकार की अलग अलग योजनाओं को समर्पित सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां लोग अपनी फोटो खींच सकते हैं। इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह अलग इसलिए भी होगा क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए 2900 मेहमानों को न्योता भेजा गया है, जो भारत की आम जनता होगी और इन्हें अधिकारियों के पास बैठाया जाएगा। कौन होंगे ये मेहमान और स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए और क्या तैयारियां की गई हैं, पूछा हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर राम किंकर सिंह से। देखिए, इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वह खास तौर पर आपको बता दूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति की हम जो है 77वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। लेकिन अगर हम 1948 से अगर इसकी काउंटिंग करें तो वो 76वां स्वतंत्रता दिवस होगा। तो सबसे खास इस बार स्वतंत्रता दिवस की खासियत है वो ये है कि जो गेस्ट हैं वो तकरीबन 2000 से ज्यादा हैं और उन गेस्ट में बड़े आम लोग हैं, यानी जिन्होंने सेंट्रल विस्टा में काम किया वो मजदूर, कुछ शिक्षकों ने अगर शिक्षा की क्रांति लाई तो वो, और साथ ही साथ अगर बात करूं तो मैं विज्ञान के क्षेत्र में अगर कुछ लोगों ने काम किया तो वो। तो जो पहले होता था एक गणमान्य, एक वीवीआईपी कल्चर था, वह अब इस बार आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने असाधारण काम किया और बहुत ही साधारण तबके से आते हैं, वह गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। और खासियत यही है कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस होगा वह आपने देखा कि हमने 75वीं वर्षगांठ भी मनाई और साफ तौर पर आपने देखा कि नई संसद का उद्घाटन भी हुआ। तो ऐसे में जिन लोगों ने देश के लिए काम किया या लोकतंत्र के प्रतीकों को और ज्यादा मुखर रूप से आगे बढ़ाने का काम किया, वह गेस्ट के तौर पर वहां मौजूद रहेंगे। जी, और कल का मौका प्रधानमंत्री के लिए भी खास होगा। वो 10वीं बार लाल किला से भाषण दे रहे होंगे और ये उनके दूसरे कार्यकाल का आखिरी मौका भी होगा। तो उनके भाषण में किन मुद्दों पर जोर रहेगा? प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जब लाल किले की प्राचीर से बोल रहे होंगे तो इस बार NDA 2 का ये आखिरी स्वतंत्रता दिवस होगा। तो जाहिर तौर पर उनकी और साथ ही साथ पार्टी की ये उम्मीद होगी कि आने वाले आम चुनाव में जब वो चुनाव हो तो जाहिर तौर पर अगली बार भी वह लाल किले की प्राचीर से झंडा को फहराएं। तो साफ तौर पर मुझे लगता है कि राष्ट्र को लेकर के क्या क्या काम किया गया है, चाहे वो चाइना के मसले पर हो, चाहे वह राष्ट्राध्यक्षों या विदेशों से ताल्लुकात के मसले पर हो,
और साथ ही साथ G20 समिट को लेकर के वो चर्चा कर सकते हैं। तो जो राष्ट्रवाद इस सरकार की सबसे प्रथम जो है मुख्य उद्देश्य रहा है और उसी मसले पर वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो अलग अलग मौकों पर ये बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी कि उन्होंने किस तरह से, चाहे वो विदेश की कूटनीति हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पर मिलने वाली चुनौतियां हो, कोरोना काल को लेकर के बहुत आसानी से अपने देश को आगे निकाल कर लाना हो, अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाना हो, यह सारी चीजें वह अपने भाषण में सम्मिलित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपील की है हर घर तिरंगा यात्रा की, तो एक तरह से वो भी राष्ट्रवाद की जो अपील है वो उसी की तरफ जो है देश के नागरिकों को भी ले जाती है। तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी का, देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्वकर्ता होने के नाते वह अपने भाषण में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं जो देश और राष्ट्रवाद से संबंधित हों। हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की सरकार की ओर से लगभग 2.5 करोड़ राष्ट्रीय झंडे बिक्री के लिए डाकघरों में भेजे गए हैं। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से हर घर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया राम किंकर सिंह हमसे बातचीत करने के लिए। और कल फ्लोरिडा के लॉडर हिल में भारत और वेस्ट इंडीज की टीम T20 सीरीज की 5वीं और एक तरह से फाइनल मैच खेलने उतरी थी। इस मैच से पहले दोनों टीमें सीरीज में 2-2 की बराबरी पर थी, लेकिन कल के मैच वेस्ट इंडीज की टीम ने भारतीय टीम को 8 विकेट से हराकर सीरीज को 3-2 से अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 165 रन बनाए। कैरेबियाई टीम ने इस लक्ष्य को 18 ओवर में चेस कर लिया। भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने 61 रनों की पारी खेली और मेजबान टीम की ओर से ब्रैंडन किंग ने 85 रनों की पारी खेली। रोमारियो शेफर्ड को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 4 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट चटकाए। कल के मैच और पूरी सीरीज पर बात करने के लिए हम गए अपने खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल के पास। तो इकबाल, कल की जो हार है इंडिया की, उसकी क्या वजह रही? क्या हमने वेस्ट इंडीज़ की टीम को हल्के में ले लिया? अपनी पूरी तैयारी के साथ ना उतरने का हमें आखिरी में खामियाजा भुगतना पड़ा? तो ऐसा नहीं है कि भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हल्के में लिया है। हाँ, वेस्ट इंडीज़ ने बेहतर क्रिकेट खेली। और देखिए, एक चीज़ है, वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है अभी वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। टेस्ट मैचेस में उनकी टीम बहुत ख़राब नज़र आती है। तो ये देख करके अमूमन जो एक परसेप्शन बन रहा है वेस्ट इंडीज़ के लिए कि यार ये टीम तो बहुत हल्की है, बट हम ये भूल जाते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की T20 टीम अभी भी बहुत कॉम्पिटिटिव टीम है। उनके पास अभी भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं T20 टीम में। तो मुझे नहीं लगता कि भारत ने कहीं भी इस 5 मैचों के दौरान कभी भी ऐसा कोई लम्हा नहीं आया होगा जहां भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हल्के में लेने की कोशिश की। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में ठीक है, किरण पोलार्ड रिटायर हो गए हैं, ब्रावो, गेल या एंड्रे रसल नहीं है टीम में, या नरेन नहीं है टीम में। इसके बावजूद भी मुझे लगता है एक से एक सुपरस्टार्स हैं और कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आता। बहुत कम ऐसे प्लेइंग 11 के अंदर आपको खिलाड़ी नजर आएंगे जो T20 लीग्स नहीं खेलते। भारत में ही आकर के सारे खिलाड़ी खेलते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि भारत ने हल्के में लिया। हाँ, भारत की जो कमियां रही सीरीज में, वो अपनी जगह पर है और उसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए। जी, और भारतीय बल्लेबाजी सीरीज में बार बार चूकी है। कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले हैं, लेकिन एज ए यूनिट क्या भारतीय बल्लेबाज कमजोर साबित हुए हैं? देखिए, एक चीज है, भारत के लिए अगर सबसे बड़ी समस्या जो रही है इस सीरीज में, वो रही है भारत की बल्लेबाजी। पहले 2 T20 मैचेस को भी अगर आप देखेंगे जहां भारत हारा है, भारतीय बल्लेबाज रन ही नहीं लगा पाए बोर्ड पर, या मतलब जो वेस्ट इंडीज ने रन किया उसको चेज नहीं कर पाए। लेकिन भारत ने कमबैक जब किया, आप अगले 2 मुकाबलों को देखते हैं तो आपको लगता है कि भारत अपना जो रुतबा है भारत का, उस रुतबे के हिसाब से भारत ने बल्लेबाजी की और 2 T20 मुकाबले जीते। तीसरे मैच में सूर्या का बल्ला चला, चौथे मैच में दोनों ओपनर्स चल गए और एक तरफा अंदाज में दोनों ही मैचेस भारत ने बहुत एक तरफा तरीके से जीता। तो जो फाइनल मुकाबला था, जो अंतिम मैच था, उसमें अगर भारत की टीम की हार हुई है तो मुझे लगता है कि भारतीय बल्लेबाज थोड़ा ज्यादा दोषी हैं गेंदबाजों की तुलना में, क्योंकि जो रन भारत ने बनाए 165, ये रन और ज्यादा होने चाहिए थे। 200 के करीब ये स्कोर भारत का जाना चाहिए था,
जिस तरीके का कॉन्फिडेंस लेकर के आप चौथे मैच से गए थे, दोनों ओपनर्स बहुत बढ़िया लय में फॉर्म में दिखे थे। अनफॉर्चुनेटली दोनों बल्लेबाज ही नहीं चले। वो तो भला हो कि सूर्या ने अर्धशतक बनाया और तिलक वर्मा ने आकर के थोड़ा सा पुश दिया, 27 रन की पारी तेज खेली उन्होंने, तो थोड़ा सा भारत जो है सम्मानजनक स्कोर तक। ये कॉम्पिटिटिव स्कोर नहीं था ऑनेस्टली, अगर देखा जाए जिस तरीके से पिच का मिजाज था, कुछ ज्यादा हरकत नहीं थी, ना तो गेंद उसमें बहुत ज्यादा टर्न हो रही थी, ना ही कोई एक्स्ट्रा बाउंस या पेस था, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बावजूद भी भारत अगर 165 रन बनाता है तो ये बिलो पार स्कोर था। भारत की टीम इस मुकाबले को हारी है अपनी बल्लेबाजी की वजह से। इकबाल, बेशक हमने सीरीज गंवा दी है, लेकिन क्या कुछ पॉजिटिव्स भी इस सीरीज से निकल कर आए हैं? देखिए, पॉजिटिव्स बहुत हैं। मेरे हिसाब से तिलक वर्मा बहुत बड़े पॉजिटिव, और रन न सिर्फ उन्होंने बनाए इस सीरीज में बल्कि कंसिस्टेंट रहे। आप सारे मैचेस को उठाकर देखिए तो तिलक वर्मा एक बहुत बड़े पॉजिटिव हैं। यशस्वी जायसवाल का डेब्यू जरूर अच्छा नहीं हुआ था, बट सेकंड मैच में जो उनका सेकंड मैच था, चौथा मैच सीरीज का, उसमें उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की। शुभमन गिल भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाई दिए चौथे मैच में, हालांकि पांचवें में चले नहीं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सूर्या का फॉर्म भी वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मुकेश कुमार बहुत कंसिस्टेंट हैं, हालांकि उनका इस्तेमाल हार्दिक पांड्या ने इतना नहीं किया, ये एक सवाल है और ये पूछा भी जाना चाहिए कप्तान से कि क्यों इतना इस्तेमाल नहीं किया मुकेश कुमार का। युजवेंद्र चहल बहुत अच्छे नजर नहीं आए, बहुत एवरेज नजर आए, लेकिन कुलदीप यादव ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। और मुझे लगता है कि विश्व कप या एशिया कप के लिए जब प्लेइंग 11 में सेकंड स्पिनर की बात होगी, फर्स्ट स्पिनर तो आपके जडेजा हैं ही, सेकंड स्पिनर की बात होगी, तो मुझे लग रहा है कि बाय फार अभी कुलदीप यादव बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक ये कुछ पॉजिटिव्स हैं। सीरीज भारत हारा है जरूर, लेकिन काफी सारी पॉजिटिव्स इस सीरीज में भारत ने हासिल किए। T20 सीरीज से मिली इस हार के साथ भारत का 17 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। भारतीय टीम वेस्ट इंडीज से 17 सालों से कोई बाइलैटरल सीरीज नहीं हारी थी। और अब बढ़ते हैं हमारे आज के अखबार सेगमेंट की तरफ। मेरे साथ शुभम तिवारी जुड़ गए हैं, तो उनसे सुनते हैं आज देश दुनिया के अखबारों में कौन सी बड़ी खबरें छपी हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। खुशबू, गुड मॉर्निंग। नूह हिंसा के खिलाफ पलवल में हुई महापंचायत, ब्रिजमंडल यात्रा फिर निकालने का निर्णय। हिंदुस्तान अखबार के पहले पन्ने की ये खबर है, जिस पर हमने तफसील से आज के दिन वाले हिस्से में बात की। 28 अगस्त को यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है। 31 जुलाई को दरअसल हिंसा के कारण यात्रा पूरी नहीं हो सकी थी। महापंचायत में शस्त्र लाइसेंस देने और नूह का जिला स्टेटस खत्म करने की पैरवी की गई है। वहीं इसके बगल में एक तस्वीर है श्रीनगर के डल झील की, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 77वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उस सिलसिले में ये हुआ। और दैनिक जागरण का ऐसा कहना है कि उपराज्यपाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करने वालों को करारा जवाब है कि इस कदर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ डल झील के किनारे तिरंगा यात्रा में जुड़ी। वहीं मणिपुर हिंसा से जुड़े 9 और केस की जांच सीबीआई करेगी। इससे होगा ये कि मणिपुर हिंसा से संबंधित जांच किए जाने वाले मामलों की कुल संख्या अब सीबीआई के पास 17 हो जाएगी। भारत चीन के बीच में जल्द ही फिर से कोर कमांडर स्तर की बातचीत होने वाली है। और इससे पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है कि गलवान में वायुसेना ने न सिर्फ टैंक पहुंचाए थे, बल्कि पूर्वी लद्दाख में 68,000 जवानों की तैनाती हुई थी। जबकि कनाडा से खबर है कि यहाँ पे खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की है। ये वही मंदिर है जहां अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रार्थना की थी। मंदिर के दरवाजे पे तोड़फोड़ के बाद कुछ पोस्टर भी चिपकाए गए और उन पोस्टर पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीर लगी। पोस्टर के जरिए कनाडा से निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच कराने की मांग की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में पढ़ रही हूँ, लोकसभा में बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। उन्होंने एक टिप्पणी की थी और ये दावा किया था कि 2008 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिलने गए थे। तो कांग्रेस ने अब इस पर पलटवार करते हुए इसे सरासर झूठ बताया है और ये कहा है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के दौरान सोनिया गांधी न सिर्फ गेम्स विलेज गई थी, बल्कि वो वहाँ इंडिया ब्लॉक आकर इंडियन खिलाड़ियों से भी मिली थी। कांग्रेस ने कहा है कि इसकी पुष्टि खुद बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने की है और अपनी किताब अ शॉट एट हिस्ट्री में अभिनव बिंद्रा ने इसका उल्लेख किया है।
अंतरराष्ट्रीय खबरों का जहां तक सवाल है, अल जजीरा से पहले शुरुआत। ईरान में एक शहर है सिराज, यहाँ एक शिया मुसलमानों का धर्मस्थल है। उस पर कल रविवार को आतंकवादी हमला हुआ है और हमले में एक व्यक्ति की मौत और 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि वो किस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी आतंकवादी हमले की सूचना है। यहाँ के बलूचिस्तान प्रांत में चीन के जो इंजीनियर्स हैं उन पर आतंकी हमला हुआ और 4 चीन के इंजीनियर, 9 पाकिस्तानी सैनिक और 2 आतंकी इस हमले में मारे गए हैं। दरअसल ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ चीनी इंजीनियर मौजूद हैं और 2 साल पहले भी यहाँ चीन के इंजीनियर्स पर फिदाइन हमला हुआ था और उसमें 9 इंजीनियर मारे गए थे। वहीं अमेरिका के हवाई राज्य के जंगलों में जो आग लगी हुई है उस वजह से अब तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है और ये अमेरिका के जंगलों में पिछले 100 बरस की सबसे भयानक आग है। बताया जा रहा है कि आग की वजह से करीब 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हालांकि लगातार इस आग पर काबू पाने का भी काम जारी है। वहीं ब्रिटेन के मंत्री जो कि भारत के दौरे पर आए हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि भगोड़ों के छिपने की जगह बनने का ब्रिटेन का कोई इरादा नहीं है। दरअसल भारत सरकार की ओर से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग जो ब्रिटेन में जाके बस गए हैं उनके प्रत्यर्पण जल्द से जल्द हो सकें। और इसी सिलसिले में ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री टॉम टुरगेट हर्ट ने ये बातें कही। तो ये कुल मिलाकर खबरें खुशबू जो इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट्स और अखबारों में देखी पढ़ी जा रही है। और अब जान लेते हैं 14 अगस्त का इतिहास। फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान को आज ही के दिन 1987 में भारत रत्न दिया गया था। वे पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। 1947 में आज ही के दिन भारत का बंटवारा हुआ और एक नया देश पाकिस्तान बना। आज पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आज ही के दिन 1862 में बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो आज के दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। आपसे 10 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।